नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये 8 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला भाग है और ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है। जी। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो उन्हें एक रिवीजन की तरह भी देख सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, रिवीजन तो साथ साथ चलता ही रहता है। तो हमारा मकसद वही है, सबसे अहम जानकारी निकालना और उसे दिलचस्प तरीके से समझना। जी। तो चलिए शुरू करें। आज हमारे पास कृषि सुरक्षा के मुद्दे हैं, प्राचीन इतिहास भी है, सरकारी योजनाएं और इंजीनियरिंग के कमाल भी, काफी कुछ है। हाँ, काफी विविधता है आज। शुरुआत करते हैं एक थोड़ी चिंता वाली खबर से, फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम। ये एक फंगस है जिसके चलते हाल में एक गिरफ्तारी हुई। ये आखिर है क्या चीज? हाँ, ये फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम जो है, ये दरअसल एक बहुत ही खतरनाक किस्म का फंगस है। अच्छा। ये गेहूं, जौ, मक्का जैसी जो हमारी मुख्य फसलें हैं, उन पर हमला करता है और इससे पैदावार मतलब उपज काफी गिर जाती है। ओह। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये एक जहर पैदा करता है, वोमिटॉक्सिन कहते हैं उसे। ये अनाज को इंसानों और जानवरों दोनों के लिए ही मतलब असुरक्षित बना देता है। बाप रे, जहरीला अनाज! तो ये तो सिर्फ फसल का नुकसान नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ गया। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से देखिए, कृषि आतंकवाद या एग्रो टेररिज्म का खतरा सामने आता है। कृषि आतंकवाद? हाँ, मतलब सोचे कि कोई जानबूझकर किसी देश की खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे जैविक एजेंट जैसे ये फंगस इसका इस्तेमाल करे। हाँ, ये तो खतरनाक सोच है। और ये कम खर्चीला हो सकता है, इसका पता लगाना भी मुश्किल है, और इसका असर आप देखिए कितना बड़ा हो सकता है, आर्थिक भी और सामाजिक भी। हमारे खेत तो वैसे भी दूर दूर तक फैले होते हैं, सुरक्षा कम होती है, तो वो थोड़े असुरक्षित हो जाते हैं इस तरह के हमलों के लिए। वाकई ये गंभीर बात है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं, इतिहास की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में मदुरई के पास पांड्या काल का एक 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। जी हाँ, ये हाल की खोज है। तो इस खोज से पांड्य राजवंश फिर से चर्चा में आ गया है। क्या खास था इस राजवंश में? पांड्या राजवंश देखिए दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। संगम युग के जो 3 बड़े तमिल राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्या, उनमें से ये एक थे। हाँ, संगम साहित्य में इनका जिक्र आता है। बिल्कुल। इनका शासन बहुत लंबा चला, मतलब ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर करीब करीब 16वीं सदी ईस्वी तक। इतना लंबा? जी। मदुरा इनकी राजधानी रही, जो आज भी एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। और किस चीज के लिए जाने जाते थे पांड्या? वो कला, साहित्य और व्यापार, इन सबके बड़े संरक्षक थे। खासकर मोतियों का व्यापार। उनके तटों पर बहुत अच्छे मोती मिलते थे, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर थे। अच्छा, मोती व्यापार। जी। और जैसा आपने कहा, संगम साहित्य इन्हीं के समय में फला फूला। मदुरई का जो भव्य मीनाक्षी मंदिर है, उसका संबंध भी इन्हीं से जोड़ा जाता है। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो मछली थी। दिलचस्प। और व्यापार कहाँ तक फैला था इनका? इनके व्यापारिक संबंध श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक थे, काफी दूर तक। बाद में खैर दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हुए और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। इतिहास से वापस वर्तमान में आते हैं, एक सरकारी पहल पर बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया है। जी, ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मकसद क्या है? ये ऐप असल में नमस्ते योजना का हिस्सा है। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना, हाँ सुना है इसके बारे में। ये सफाई कर्मचारियों के लिए है ना? जी। ये मौसीजे यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और महुआ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इन दोनों की मिलीजुली पहल है और इसे लागू कर रहा है NSKFDC। अच्छा, तो ये आप कचरा बीनने वालों के लिए क्या करेगा? देखिए, इस ऐप का मुख्य काम है देश भर में जो लोग कचरा बीनने का काम करते हैं, उनकी गिनती करना, उनकी पहचान करना और उन तक सरकारी सहायता पहुंचाना। सरकार अब उन्हें हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक अहम हिस्सा मान रही है। तो इस ऐप के जरिए उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे, आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, सेफ्टी किट मिलेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उनकी आजीविका बेहतर करने में मदद की जाएगी। और एक और जरूरी बात यह है कि पहले नमस्ते योजना मुख्य रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों पर केंद्रित थी।
अब इसका दायरा बढ़ाकर कचरा बीनने वालों को भी शामिल कर लिया गया है। ये वाकई एक स्वागत योग्य कदम है। समावेशी विकास की दिशा में विकास की ही बात चल रही है तो एक इंजीनियरिंग के अजूबे का जिक्र करते हैं, चिनाब रेलवे ब्रिज। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है ये। कहाँ पर है ये? ये जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बना है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऊंचाई कितनी है इसकी? नदी के तल से इसकी ऊंचाई करीब 359 मीटर है। 359 मीटर? हाँ, मतलब पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा। कमाल है। और क्या खासियतें हैं इसकी? इसे बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 120 साल तक चले। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं झेल सकता है। बाप रे। और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी सह सकता है। यहां तक कि विस्फोटों का सामना करने लायक भी बनाया गया है इसे। अद्भुत। तो ये कश्मीर घाटी को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा? निश्चित रूप से। ये कश्मीर घाटी को बाकी भारत से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने में एक मील का पत्थर है। इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने मैनेज किया और इसमें कई भारतीय और विदेशी कंपनियों ने मिलकर काम किया है। और आखिर में अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर ले लेते हैं। RBI ने सोने पर जो लोन मिलता है उसके लिए लोन टू वैल्यू यानी LTV अनुपात में कुछ बदलाव किए हैं। ये LTV अनुपात होता क्या है, जरा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। LTV यानी लोन टू वैल्यू। देखिए, जब आप कोई संपत्ति जैसे सोना या प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेते हैं तो बैंक या लोन देने वाली संस्था उस संपत्ति की जो कीमत आंकती है उसके एक निश्चित प्रतिशत तक ही आपको लोन देती है। अच्छा। वही प्रतिशत LTV कहलाता है। मान लीजिए LTV 70% है और आपकी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। समझ गए। तो RBI ने सोने के लिए इसमें क्या बदला है? RBI ने जो छोटे गोल्ड लोन हैं उनके लिए थोड़ी राहत दी है। अब अगर कोई 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन लेता है तो उसके लिए LTV को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। यानी अब ज्यादा लोन मिल सकेगा? हाँ, उसी सोने पर थोड़ा ज्यादा लोन मिल पाएगा। जैसे 1 लाख रुपए के सोने पर पहले 75,000 रुपए मिलते थे, अब 85,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अच्छा। और बड़े लोन के लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए ये सीमा 80% है और 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए ये पहले की तरह 75% ही है। ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि LTV जितना ज्यादा होता है, लोन देने वाले के लिए जोखिम उतना ही ज्यादा माना जाता है, तो ऐसे लोन पर ब्याज दर थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो आज हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। फ्यूजेरियम जैसे नए कृषि सुरक्षा के खतरे, पांड्य राजवंश की विरासत, कचरा बीनने वालों जैसे हाशिए के समूहों के लिए सरकारी पहल, चिनाब ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग की उपलब्धियां और LTV अनुपात जैसे आर्थिक पहलू। जी हाँ। और ये सब देखकर एक बात समझ आती है कि कैसे एक तरफ हम आधुनिक तकनीक और चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे ये चिनाब ब्रिज है या डिजिटल ऐप से समावेशी विकास की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी प्राचीन विरासत को भी सहेजना है, जैसे वो पांडे काल का मंदिर। और फिर कृषि आतंकवाद जैसे नए खतरे भी उभर रहे हैं जो हमारी सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर नए सवाल खड़े करते हैं। सही कहा। तो शासन के लिए इन सब में संतुलन बनाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ये बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि ये चर्चा UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रही होगी। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।